Hello my dear friends and my dear listeners, I am welcoming you all in my channel Knowledge to Educate। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से सुनते चलना है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बस ध्यान से सुनते चलो, आपको समझ में आ जाएगा। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जानने से पहले हम ये जानें कि न्यूरल ट्यूब क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और इस फर्टिलाइजेशन में ओवम फर्टिलाइज होता है। ठीक, ओवम के फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनता है, सिंगल सेल जाइगोट बनता है और वो जाइगोट आगे और डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप और होने के बाद उसे हम 10 वीक्स के बाद क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। और ये फीटस फुली डेवलप होता है 9th मंथ तक, और 9 मंथ में डेवलप होने के बाद वो डिलीवर होता है, हम बोलते हैं कि फिर न्यूबॉर्न बाहर आया। ठीक, तो न्यूबॉर्न होता है। तो इस प्रोसेस में जब एम्ब्रियो बना, ओवम फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बना और जाइगोट और डिवाइड होकर के बनाया क्या, एम्ब्रियो। तो इस प्रोसेस में एम्ब्रियो जब बना तो डेवलप होता है हमारा न्यूरल ट्यूब, और ये है न्यूरल ट्यूब। ठीक, तो ये जो न्यूरल ट्यूब डेवलप हुआ ये बनाता है क्या, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड को। तो हमारे बॉडी में यानी आपके पास जो ब्रेन है और जो स्पाइनल कोड है, इसको कौन बनाया है, न्यूरल ट्यूब ने। और इसी न्यूरल ट्यूब में डिफेक्ट होने की वजह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। ठीक, तो इसमें डिफेक्ट क्या होती है, तो जो ये न्यूरल ट्यूब बना है एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान, ये जो न्यूरल ट्यूब है ना, इसमें 2 ओपनिंग होती है, एंटेरियर न्यूरोपोर और पोस्टेरियर न्यूरोपोर। ठीक, और ये दोनों ओपनिंग जो है 3rd से 4th वीक तक क्लोज हो जाते हैं। ठीक, यदि ये 3rd से 4th वीक तक क्लोज ना हो, ओपन ही रह जाए, तो क्या प्रॉब्लम होगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होता है कि जब एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो न्यूरल ट्यूब आगे चल के हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड को बनाता है। ठीक, यदि इसी प्रोसेस में न्यूरल ट्यूब जो बना, इसके 2 ओपनिंग होती हैं, एंटेरियर न्यूरोपोर और पोस्टेरियर न्यूरोपोर। यदि ये पोर जो है, ओपनिंग जो है, क्लोज नहीं हुए 3rd से 4th वीक तक, तो ये चल करके डिफेक्ट पैदा करते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन है। कॉन्जेनाइटल कहने का मतलब कि बाय बर्थ, जन्मजात देखने को मिलेगा। ये माल फॉर्मेशन है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड। फ्रॉम डिफेक्टिव क्लोजर ऑफ न्यूरल ट्यूब, और न्यूरल ट्यूब के डिफेक्टिव क्लोजर होने की वजह से होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बिटवीन 3rd to 4th वीक ऑफ जेस्टेशन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इटियोलॉजी, कारण क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का कारण क्या है। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने का कारण है, पहला तो अननोन है, और दूसरा मेन कारण है माल न्यूट्रिशन। किस चीज का, आयरन और फोलिक एसिड का। तो फोलिक एसिड और आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरल ट्यूब को क्लोज होने में। ठीक, तो इसका क्लोजिंग सही से नहीं हो पाएगा यदि माल न्यूट्रिशन हो। तो कोई मदर चाहती है कि प्रेग्नेंट होना चाहती है, फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो उसको पहले ही आयरन और फोलिक एसिड का टैबलेट कंज्यूम करना चाहिए, ताकि आगे चल के ये प्रॉब्लम ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को ना मिले। ठीक है, अगला कारण क्या है, एक्सपोजर टू रेडिएशन। आप लोगों को पता है कि रेडिएशन हार्मफुल होते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी रेडिएशन से क्लोज नहीं आना चाहिए। ठीक, रेडिएशन प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगला क्या है, जेनेटिक। यदि किसी के हिस्ट्री में है, किसी के दादाजी को है तो उसके पापा को होगा, फिर उसके पापा से उसके बच्चों में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं जिसके वजह से क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और मैटरनल इन्फेक्शंस, यदि मदर को कोई इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि रूबेला हो सकता है, साइफिलिस हो सकता है, तो भी ये दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो आगे चलिए समझते हैं क्लासिफिकेशन। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया कि न्यूरल ट्यूब में 2 ओपनिंग होती है, एंटेरियर न्यूरोपोर और पोस्टेरियर न्यूरोपोर, जो कि 3rd से 4th वीक तक क्लोज हो जाती है। यदि वो क्लोज ना हो तो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है। तो एंटेरियर न्यूरोपोर जो है हमारी ब्रेन को बनाती है, और पोस्टेरियर न्यूरोपोर जो है हमारी स्पाइनल कोड को बनाती है। तो यदि एंटेरियर न्यूरोपोर में डिफेक्ट रह जाता है, यानी एंटेरियर न्यूरोपोर ओपन रह जाती है, तो होता है प्रॉब्लम ब्रेन में, वो होता है एनेंसेफेली। ठीक, यदि पोस्टेरियर न्यूरोपोर ओपन रह जाता है तो प्रॉब्लम आती है स्पाइना बाइफिडा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो स्पाइना बाइफिडा क्या है, स्पाइना बाइफिडा, इट इज ए माल फॉर्मेशन ऑफ स्पाइन इन विच posterior portion of lamina of vertebrae fail to close with or without protrusion of meninges and spinal cord। तो स्पाइन में माल फॉर्मेशन हो जाना, स्पाइन सही नहीं होगी वर्टिब्रे की,
तो उस पर क्या होगा, मेनिंजेस और स्पाइनल कोड बाहर आ सकती हैं। सोचो आप लोगों को मैं यहाँ दिखा दूँ, ये है हमारा वर्टिब्रा, ठीक, आपको लेमिना भी दिख रहा है। सोचो ये लेमिना यदि ना बने, माल फॉर्मेशन हो, तो ये जो स्पाइनल कोड है यहाँ से प्रोट्रूड हो सकता है कि नहीं, बाहर की ओर आ सकता है। और स्पाइनल कोड की जो कवरिंग होती है उससे बोलते हैं मेनिंजेस, और ब्रेन की कवरिंग को भी मेनिंजेस बोलते हैं, ठीक। तो स्पाइनल कोड की जो ये नीचे वाली कवरिंग दिख रही है आपको, ये कवरिंग क्या होगा, बाहर की ओर आ सकती है, प्रोट्रूड हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये लेमिना ही नहीं बना। तो लेमिना का नहीं बनने की वजह से ये स्पाइनल कोड भी बाहर की ओर आ सकता है और उसके मेनिंजेस भी बाहर आ सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसमें 31 पेयर नर्व्स होते हैं, ठीक। तो 31 पेयर नर्व्स हैं और ये स्पाइनल कोड में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि स्पाइनल नर्व्स में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो नर्व में प्रॉब्लम होगा तो सोचो हमारा सारा फंक्शन ही नर्व से कंट्रोल है, तो क्या होगा, सारे न्यूरल फंक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, न्यूरल एबनॉर्मल फंक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इट कैन बी ओनली ए स्मॉल डिफॉर्म लेमिना सेपरेटेड बाय मिड लाइन गैप। हो सकता है कि सिर्फ लेमिना में गैप हो और मे बी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लेमिना, या फिर लेमिना वहां से कंप्लीट एब्सेंट भी हो सकता है। तो आप देख लें कि यदि ये लेमिना ना रहे तो यहाँ से ये चीजें बाहर प्रोट्रूड हो सकती हैं, और यही प्रोट्रूजन को क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं स्पाइना बाइफिडा का। तो स्पाइना बाइफिडा दो प्रकार का होता है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि लेमिना, तो लेमिना वहां पे नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक, या फिर गैप हो जाती है थोड़ी सी। तो लेमिना के प्रेजेंट ना होने की वजह से ये देखने को मिलता है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। इसमें क्या है कि स्पाइनल कोड और उसके मेनिंजेस नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें। तो सिर्फ क्या डिफेक्ट है, लेमिना का डिफेक्ट है। इसमें क्या है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में कि लेमिना तो नहीं रहेगा, लेमिना तो एब्सेंट है ही, उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी मेनिंजोसील, अगला प्रॉब्लम है मेनिंजो माइलोसील, ठीक है। तो मेनिंजोसील और माइलो मेनिंजोसील में क्या होता है, मेनिंजोसील में क्या है कि स्पाइनल कोड की जो कवरिंग है, मेनिंजेस है, वो बाहर की ओर आ जाती हैं, प्रोट्रूड हो जाती हैं। और सोचो मेनिंजेस बाहर आएंगी तो उसके साथ साथ फ्लूइड एक बाहर आता है। आप लोगों को पता होगा कि स्पाइनल कोड में एक फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF। तो CSF भी साथ के साथ बाहर आएगा, तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोलते हैं सील। तो सोचो मेनिंजेस भी बाहर आ रही हैं और फ्लूइड फील्ड भी है, तो क्या बोलेंगे, मेनिंजोसील। अगला है मेनिंजो माइलोसील, इसको दो नाम भी बोलते हैं, मेनिंजो माइलोसील भी बोलते हैं या फिर माइलो मेनिंजोसील भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कोड भी बाहर आ जाती है। इसमें सिर्फ क्या हुआ कि स्पाइनल फ्लूइड आए, ठीक, CSF आया, उसके साथ साथ मेनिंजेस बाहर आए, और इसमें स्पाइनल कोड भी बाहर आएगा, मेनिंजेस भी बाहर आएंगे और फ्लूइड भी बाहर आएगी, ठीक, प्रोट्रूड होगी। कहाँ पे ये सारी चीजें देखने को मिलती है, मेनली देखने को मिलते हैं लैम्बोसैक्रल रीजन में, ठीक है। ये देखे आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे देखें लेमिना नहीं है, मिसिंग है, और लेमिना के मिसिंग के होने की वजह से हो सकता है आपको टफ हेयर देखने को मिल सके वहां पे, या फिर नॉर्मल माइनर ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बस यही, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और मेनिंजोसील में क्या होता है कि आप देखें स्पाइनल कोड की मेनिंजेस, आपको ये रेड कलर में लेयर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये लेयर बाहर आ गई, यानी कि मेनिंजेस बाहर आ गई, और इसके साथ साथ स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक। तो ये बाहर की ओर दिखती हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा सिस्टिका। अगला क्या है, मेनिंजो माइलोसील। इसमें क्या है कि स्पाइनल कोड भी देखे आप बाहर की ओर प्रोट्रूड हो गई है। तो ये है डिफरेंस, ठीक है। तो स्पाइना बाइफिडा आपको समझ में आ गया होगा, और अच्छे से आ रहा तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं, एक और डायग्राम है। इसमें आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मिसिंग है क्या, लेमिना। लेमिना के मिसिंग होने की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। यदि फ्लूइड और मेनिंजेस बाहर की ओर आ जाए तो उससे बोलेंगे मेनिंजोसील, और स्पाइनल कोड भी साथ में बाहर आ जाए तो उससे बोलेंगे माइलो मेनिंजोसील, ठीक है। अच्छे से आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा कि स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा में क्या होता है कि फेल्यूर हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ बोनी आर्क, यानी कि लेमिना की, जिसकी वजह से स्पाइनल कोड और मेनिंजेस तो नॉर्मल रहती हैं पर प्रॉब्लम उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक। इसमें सिर्फ बोनी आर्क नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, टफ हेयर देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पे माइनर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। चलिए आगे समझते हैं। सिस्टिका में आपको सिस्ट बाहर की ओर दिखेगा, जैसे कि आप ये देख लें, ये है माइलो मेनिंजोसील और ये है मेनिंजोसील। इसमें आपको फ्लूइड फील्ड कैविटी दिख रहा है, ठीक, और इसमें स्पाइनल कोड भी बाहर की ओर आ जाती है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, ठीक है।
इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? तो ओकल्टा तो एसिम्टोमेटिक होता है, ठीक। नॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, वहां पे हेयर का ग्रोथ दिखने को मिल सकता है, या फिर डिम्पल इन द स्किन, नॉर्मल माइनर दिख सकता है, ठीक। या फिर ब्लैडर कंट्रोल ना हो, ठीक, यानी कि यूरिनेट कर सकता है बेड पे भी, कहीं भी, उसको कंट्रोलिंग नहीं रहेगा ब्लैडर पे। और अगला क्या है, डेवलप नहीं हो सकता है क्या, फुट में वीकनेस हो सकती है। फुट में वीकनेस यानी कि क्लब फुट जैसी चीजें देखने को मिल सकती है, पर उतना नहीं होता है, इसमें माइनर प्रॉब्लम होती है, ठीक। आगे देखते हैं मेनिंजोसील, इसमें मेन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मेनिंजोसील में सिस्ट एक तो आपको दिखेगा बाहर की ओर, ठीक, और इस सिस्ट में आप लोगों को पता है मेनिंजेस बाहर आए हैं, यानी कि स्पाइनल कोड के लेयर बाहर आए हैं, कवरिंग बाहर आए हैं, और कवरिंग बाहर आई है तो आपको पता ही है कि स्पाइनल कोड में कितने सारे स्पाइनल नर्व्स होती हैं, कितने नर्व्स डैमेज हो रही होंगी। तो नर्व डैमेज होगी तो उनके फंक्शन भी डेवलप क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। तो जैसे कि वीकनेस ऑफ लेग, जैसे कि मैंने बताया, क्लब फुट ये देखने को मिलेगा, और लैक ऑफ स्पिंक्टर कंट्रोल, ठीक है। और मेनिंजो माइलोसील में क्या देखने को मिलेगा, लैम्बोसेक्रल रीजन में हर्निटेड मास तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाइड्रोसिफेलस भी देखने को मिल सकता है। अब हाइड्रोसिफेलस क्या होता है, हाइड्रो का मतलब क्या होता है वाटर, और सिफेलस का मतलब होता है हेड, यानी कि ब्रेन में एक्सेस एक्यूमुलेशन हो जाए किस चीज का, फ्लूइड का, और वो कौन सा फ्लूइड होगा, CSF, ठीक है। अगला है लॉस ऑफ मोटर कंट्रोल, और मोटर कंट्रोल भी लॉस हो सकता है क्योंकि स्पाइनल नर्व्स प्रॉब्लम हो रहा है ना उनमें। कंजेनाइटल स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज, और स्केलेटल एबनॉर्मलिटीज भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि ज्वाइंट में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, इसका पता कैसे लगाएं कि ये प्रॉब्लम हो रही है, स्पाइना बाइफिडा किसी को है, कैसे पता लगेगा। तो एक तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन से नॉर्मली आपको दिख सकता है कि बाहर की ओर क्या सिस्ट देखने को मिल सकता है, यदि सिस्टिका है तो, या फिर सिस्टिका नहीं है ओकल्टा है तो आपको वहां पे लंबोसेक्रल रीजन में माइनर गैप दिख सकता है, या फिर टफ्ट ऑफ हेयर, वहां पे बहुत सारे हेयर के गुच्छे दिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे ही दिख सकता है फिजिकल एग्जामिनेशन से। या फिर यदि फीटस मदर के यूटेरस में है तो वहां पे आप अल्ट्रासाउंड करके देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी दिख जाता है ये चीजें, या फिर MRI कर सकते हैं। अगला है मेन जो है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसका टेस्ट करते हैं, ठीक। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्यों निकालेंगे, ठीक। तो बच्चा जो है एमनियोटिक फ्लूइड से पूरा घिरा हुआ रहता है। आप लोगों को पता है एमनियोटिक सैक के अंदर बच्चा होता है, बच्चा यानी कि फीटस एमनियोटिक सैक के अंदर होता है, और एमनियोटिक सैक के अंदर क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, और उस फ्लूइड में क्या होता है, वो हमारा फीटस होता है। तो एमनियोसेंटेसिस कराते हैं ताकि क्या हम पता करते हैं उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करते हैं। यदि लेवल ज्यादा है तो हो सकता है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो। तो अल्फा फीटोप्रोटीन कहाँ से आ गया, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड में। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि बच्चे के यानी कि फीटस के लीवर से रिलीज होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, और वो प्रोटीन पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक। सोचो आप किसी को है मेनिंजोमाइलोसील, तो उसमें क्या हो रहा है कि बाहर की ओर प्रोट्यूड हो रही हैं, और प्रोट्यूड होने की वजह से CSF कहाँ पे आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो हो सकता है वहां से CSF लीक करे, और CSF लीक करेगा तो उसमें क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन, और वो प्रोटीन कहाँ जाएगा लीक होने के बाद, एमनियोटिक फ्लूइड में। और हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड का टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल राइज दिखा हुआ मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसका मैनेजमेंट क्या है, इसको ठीक कैसे करेंगे। तो यदि ओकल्टा है तो नॉर्मली माइनर सर्जरीज के वजह से, या फिर ऐसे नॉर्मली अपने आप भी ठीक हो सकता है, ठीक। प्रॉब्लम मेन आती है सिस्टिका में, तो सिस्टिका को हम 24 से 48 घंटे के अंदर हमें ठीक करना होता है, ठीक। तो उसको सर्जरी करके क्लोज किया जा सकता है, या फिर लेमिनेक्टोमी की जा सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है जिसके, ये मैनेजमेंट के क्या है प्रोसेस है, इनकी वजह से ठीक हो जाता है। और किसी में प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को भी, किसी का सीवियर है तो वो ठीक भी नहीं होता। और एक हमने पढ़ा था एनेंसीफेली, एनेंसीफेली में बच्चा पैदा होने के साथ ही, क्योंकि ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ, तो उसी समय डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, समझने के लिए चैनल पे आते रहें, एंजॉय करें। थैंक यू।